अब आप मुझे ये बताइए कि आप एक हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ उनके हुक्मनामों पर, उनकी पॉलिसीज़ पर मुख्तलिफ तरीके से लोगों के सामने ये पेश कर रहे हैं कि सुनील डिम्पल जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई खिलवाड़ होने नहीं देगा, लेकिन दूसरी तरफ से आपकी खुद की तस्वीरें जो है भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और अध्यक्ष के साथ वायरल होती हुई दिखी जा रही हैं, जिसमें आप गले मिल रहे हैं उनके साथ। तो ये कौन सा याराना है आपका भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, और फिर लोगों को फिर आप ये क्यों बता रहे हैं कि इन लोगों ने ही ऐसा किया? देखिए मेरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। तारुफ के मोहताज नहीं है, मिशन स्टेट हुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल साहब हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बातचीत करेंगे। आप सबको मालूम है कल एक इफ्तार पार्टी हुई है, जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान हाल है, मुख्तलिफ तरीके के मसाइल में जूझी हुई है, और हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर आल पार्टी मीटिंग के नाम पर इफ्तार पार्टियाँ कर रहे हैं, और हमारे सुनील डिम्पल साहब भी उधर पार्टी में मौजूद थे। तो क्या लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम को परेशान देख करके आप लोगों को इफ्तार पार्टी का क्या सूझता है? क्या पार्टी तक महदूद रही कि कुछ और बातें थी, क्या था? इदरीस, बड़ा हैरत अंगेज आपने ये सवाल किया। हम वहां पे इफ्तार पार्टी में गए, वहां पे नमाजें पढ़ी गई, सजदे किए गए, दुआएं की गई, और ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है कि एक तरफ हमारे नवरात्रे थे, रामनवमी थी, दूसरी तरफ हमारे रमजान का महीना चल रहा है, भाईचारे का महीना चल रहा है। खुदा से हम दुआएं मांग रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से हमें बर्बाद किया गया है, हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, हमारे 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवान सड़कों के ऊपर हैं, उनको किस तरीके से हम इस दौर से निकालें जिस मुसीबतों के दौर से वो गुजर रहे हैं। इफ्तिखार पार्टी में हमने करके कोई जुल्म नहीं किया, हमने उसमें दुआएं की हैं। आपस में हम जितने भी नेता लोग थे, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी के नहीं थे, कांग्रेस और जम्मू के संगठन, कश्मीर के संगठन, और मिशन स्टेटहुड तो सबसे आगे रहता है, और हमने ये अहद किया था कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करेंगे और पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करा के जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। और मैंने यह भी जंग का जब ऐलान किया था 5 अगस्त 2019 को, तो मैंने ये भी कहा था कि हम एक मंच के ऊपर, एक प्लेटफार्म के ऊपर मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करूंगा, और उसमें हम कामयाब हुए। आपने देखा नहीं कि ऑल पार्टीज की तरफ से ये इफ्तिखार पार्टी रखी गई थी और उसमें दुआएं की गई, सोच विचार भी किया गया। हम सिर्फ पार्टी नहीं कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि इफ्तार पार्टी पे आप लोग जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जुड़े थे, दुआएं की थी, क्या मसाइल और क्या मुद्दे खास तौर से काबिल जिक्र रहे वहां पे? ये बिल्कुल आपका सवाल सही है, लेकिन जिस तरीके से आपने पहले ही आरोप लगा दिया, यह बिल्कुल गलत बात है। ऐसा मैंने सवाल आपको जवाब, हमने वहां पे संजीदगी से सोचा कि हमारे डेली वेजर्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो घोटाले हो रहे हैं, जिस तरीके से जेकेएसएसबी की तरफ से, एपटेक की तरफ से हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सोचा गया। हमने ये सोचा कि वहां पे रियासत का दर्जा और जमहूरियत की बहाली कैसे करें, यह मुद्दा छाया रहा वहां पे। आप अगर गहराई की तरफ देखें, और अगर आपके पास वो वीडियोस जो आपने कल देखी होंगी, उसमें गहराई के साथ हम यही मंथन कर रहे थे और बार बार इसके ऊपर कर रहे थे कि इस अवाम को किस तरीके से निकाले। और ये सिलसिला यहीं तक नहीं था, इफ्तार पार्टी तक नहीं था, हम अपनी आवाज को दिल्ली तक लेकर के गए हैं, और दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के मेंबर पार्लियामेंट्स को भी। लेकिन मैं इससे पहले आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि इन तमाम चीजों के, या जो मसाइल जम्मू कश्मीर में हैं, इन सभी चीजों के जिम्मेदार आप किन लीडरों को या किन पार्टियों को ठहरा? बिल्कुल सही कहा। ये देखिए, इसके लिए जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है, इसके लिए जिम्मेवार हमारे महाराजा हरि सिंह जी, हमारे बुजुर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर बंजाल, लद्दाख के हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं, वो इल्हाक भारत के साथ करके गए थे। एक इल्हाक के तहत हमारी जमीनों के ऊपर, हमारी नौकरियों के ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं था और कोई छेड़खानी नहीं कर सकता था। लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है, जिसने 5 अगस्त 2019 को जो शर्तें थी हमारे इल्हाक की, उसको खिलाफ वर्जी की, उसे तोड़ दिया, और इल्हाक की शर्तों को तोड़ करके इल्हाक भारत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने
एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को करके तोड़ा है। और हम राष्ट्रवादी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। मैं जम्मू कश्मीर का बेटा, मैं गर्व करने आखी सकना कि ये इल्हाक जड़ा है ये भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, ना कि और किसी ने। आज हम सारे राष्ट्रवादी पार्टी हैं, यही सोच कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने कारनामा गलत किया है, गुनाह किया है, इसको हम ठीक कैसे सुधारे कैसे। क्योंकि हमारे महाराजा जी एक इल्हाक करके गए थे और इल्हाक इन्होंने तोड़ा। और आप पूछ रहे हो कि ये मौजूदा हालात, जिस दौर से हमारी रियासत के नौजवान गुजर रहा है, जिस तरीके से हमारे ऊपर तुगलकी फरमान, हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, लगान जजिया लगाया गया, टोल टैक्सेस के किराए बढ़ा दिए गए और बिजली के किराए बढ़ा दिए गए, हमारे कारोबार ठप कर दिए गए, गरीब लोगों का 2 वक्त का खाना मुश्किल कर दिया गया और हमें कितनी मुश्किलों में डाल दिया। बेरोजगारी हो रही है, एपटेक जैसी कंपनियां धांधलियां कर रही हैं, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स बेच दिए, हमें नीलाम किया जा रहा है। और ग्रैंड सेल जैसे कहा ना, भारी छूट के ऊपर जम्मू कश्मीर को इन्होंने नीलाम कर रहा है। हमें शराबियों का शहर बना दिया हमारे जम्मू कश्मीर को। डीकोर माफिया, माइनिंग माफिया, रेत बजरी सब बेच दिए इन्होंने। शराब की दुकानें आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आप ये खोल रहे हैं, ओपन बार खोल रहे हैं। तो ये हमारे क्या नौजवानों को, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, क्या आप उनको लत लगाना चाहते हैं? क्या नशेड़ी बनाना चाहते हैं, शराबी बनाना चाहते हैं, हमारे समाज को खराब करना चाहते हैं? आपसे मैं आप जानना चाहता हूं, आप बहुत सारे मसाइल लोगों के बता रहे हैं और लोग भी समझ रहे हैं। मैं आपसे फिर जानने की कोशिश करूंगा, आप मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट है, ऑल पार्टीज के साथ आपकी काफी बनती है, बहुत सारे लीडरान के साथ आपको देखा जाता है जो भी अपोजिशन के हैं, और लड़ाई आप लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के खिलाफ। अब आप मुझे ये बताइए कि आप एक हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ उनके हुक्मनामों पर, उनकी पॉलिसीज पर मुख्तलिफ तरीके से लोगों के सामने ये पेश कर रहे हैं कि सुनील डिंपल जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई खिलवाड़ होने नहीं देगा, लेकिन दूसरी तरफ से आपकी खुद की तस्वीरें जो है भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और अध्यक्ष के साथ वायरल होती हुई दिखी जा रही हैं, जिसमें आप गले मिल रहे हैं उनके साथ। तो ये कौन सा याराना है आपका भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, और फिर लोगों को फिर आप ये क्यों बता रहे हैं कि इन लोगों ने ही ऐसा किया? देखिए, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी वाले भी मेरे दोस्त हैं, रविंदर रैना भी मेरा दोस्त है, देवेंद्र राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया जी, श्यामलाल शर्मा जी, पारिवारिक संबंध है। किसी समारोह में अगर मिल जाते हैं और एक दूसरे के गले मिल लेते हैं। कभी आपने ये जो आप कह रहे हैं, आपका सवाल, मैं अभी जुगल किशोर शर्मा जी मेरे मित्र हैं, उनके बेटे की शादी में समारोह में हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। हमारे बेटे के परिवार के संबंध में सभी तमाम पार्टियों के नेता, तो मतलब आज आपने लोगों के सामने ये वाज़ेह कर दिया कि लीडरान जो है या रहनुमा जितने भी होते हैं, अंदर से आपस में साफ तौर पर एक दूसरे के दोस्त होते हैं, सिर्फ आवाम के सामने अपनी आइडियोलॉजीज की बुनियाद पर लोगों को कहते हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। नहीं, विचारधारा का समझौता नहीं हो सकता। संबंध अपनी जगह है, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है, अवाम की बात आती है, रियासत की खुशहाली की बात आती है, मुल्क को मजबूत करने की बात आती है, उसमें समझौता नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कुछ हो रहा है। आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने किसी नौजवानों को इंसाफ दिलाया क्या? विलेज डिफेंस कमेटीज, एसपीओज और फिर नेशनल यूथ कॉर्प्स, मनरेगा के बच्चे, रहबरे खेल, जंगलात, डेली वेजरों को क्या इंसाफ दिलाया? आज फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे, कल ही हम इफ्तियार पार्टी में भी मैंने उन बच्चों की बात ऑल पार्टीज के नेताओं के साथ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ भी करवाए। क्या ये गए उनके पास रूलिंग पार्टी के? और फिर हमारे गैर जिम्मेवाराना तरीके से इनको ये फटकार पड़ी है कि आप ये जो कमेटी का खेल और खो खो का खेल जो खेल रहे थे इन बच्चों के साथ, बेरोजगार बच्चों के साथ, वहां पे भाषण प्रतियोगिताएं करते थे और अपनी लीडरी चमकाते थे, वो गलत था क्या? किसी को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रोजगार रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को तनख्वाहें दिलवाई क्या? कि कोई मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ क्या? इनको तो अमित शाह जी ने भी फटकार लगा के भेज दिया, वहां पे जाइए एलजीओ चीफ सेक्रेटरी से बात कीजिए और खबरदार आगे से कोई बयान दिया। और पिछले 1 महीने से कोई बयान नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने साथ खड़े होकर के लोगों के ऊपर जजिया लगान और प्रॉपर्टी टैक्स लगवा दिया, बिजली के किराए बढ़वा दिए, हाँ, टोल टैक्सेस के किराए बढ़वा दिए। तो समझौता कैसे होगा? ठीक है, हम गरीब लोग हैं, हमारे जम्मू में क्या ये शराब की दुकानें खोल कर हमारे नौजवानों को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या उनको शराबी बनाना चाहते हैं? क्या हमारे समाज को खराब करना चाहते हैं? इसी बात को लेकर के तो हम दिल्ली में गए और पूरे हिंदुस्तान के मेंबर पार्लियामेंट्स को हम मिले। आपको मालूम है
ये क्यों नहीं आप सवाल करते कि आप दिल्ली में क्यों गए थे, ऑल पार्टी मीटिंग्स क्यों की थी? अब मैं आपको उसके बाद भी क्या नतीजा निकल करके आया? अगर आप लोग ऑल पार्टी मीटिंग्स, आपने तो पिछले 4-5 साल से ये मीटिंग्स करते आए, आप अपोजिशन के जितने भी लीडर्स आपके साथ जुड़े हैं, हाँ, तो मैं तो आपसे यही कहना चाह रहा हूं, उसका नतीजा लोगों के सामने कुछ जी, लाइए ना। क्या लाया नतीजा? दिल्ली में भी गए, कौन सा नतीजा उसके बाद लोग? जी बिल्कुल, आपका कहना इद्रिस बिल्कुल सही है। देखिए, ये बहुत बड़ी जंग है। जिस तरीके से इन्होंने रियासत को बर्बाद किया है, हमारा 370 तोड़ा, इल्हाक की शर्तों को तोड़ा, उसे वापस लाने के लिए, और जमहूरियत की बहाली नहीं कर रहे। आपने देखा कि पिछले 8 सालों से जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव हो रहे हैं असेंबली के, और ये आवाज प्रधानमंत्री के दफ्तर तक पहुंचाना, प्रधान और पूरे हिंदुस्तान में जो ये गलत बातें बताते थे, हम तमाम मुल्क के हिंदुस्तान के मेंबर पार्लियामेंट्स को हमने ये बताया, और मई महीने वो सारे जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं। फिर हम चुनाव आयोग से भी मिले, चुनाव आयोग से भी बातें हुई हमारी, हमने बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि फायदा क्या हुआ। फायदा हमारी कामयाब ऑल पार्टी मीटिंग्स, जो ग्रुप है, जितने भी नेता हैं वो सभी कामयाब हुए हैं। मुबारक है हमारी इस ऑल पार्टी के जो जितने भी राजनीतिक दल हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और अफसोस उनके लिए होगा कि जो इस ऑल पार्टी के पार्टीज में शामिल नहीं हो रहे, उन पार्टियों को जो बी और सी टीमें भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई हैं। जब ए टीम का इतना विरोध हो रहा है जम्मू कश्मीर में, तो बी और सी टीमों को क्या मिलेगा? जब जम्मू कश्मीर में ए टीम ही भारतीय जनता पार्टी ही हार रही है, उसने तस्लीम कर लिया है, चुनाव नहीं करवा रही, चुनावों से भाग रही है, और आप हमसे पूछना चाहते हैं। हम पूरे मुल्क को इकट्ठा कर दिया हमने रियासत के दर्जे की वापसी के लिए। नंबर 2, अब देखिए, चुनाव आयोग के साथ हम मिले, चुनाव आयोग को बताया कि हमारे जम्मू कश्मीर में आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे, आप कहीं ईडी की तरह और सीबीआई की तरह आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तो टूल किट तो नहीं है, ये समझाया। और देखिए, हमारा 16 मार्च को हमारी मीटिंग होती है, 18 मार्च को अमित शाह जी का बयान आता है, दबाव के तहत वो उनके क्लैरिफिकेशन देना पड़ जाती है होम मिनिस्टर साहब को कि हम जब चुनाव आयोग कहेगा हम अपनी रिपोर्ट देंगे और चुनाव करवाने का नहीं। ये गुगली और ट्विस्ट बयान है। होम मिनिस्टर साहब को चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को कहते, जिस तरीके से हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाए, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी भी कहती कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाए, उन्होंने नहीं बोला। नंबर 2, फिर उसके बाद 4 दिन के बाद एलजी साहब का बयान आ जाता है। ये कामयाबी नहीं है हमारी, हमारे दबाव के तहत एलजी साहब भी मानते हैं, जो 8 सालों से नहीं हो रहा था, कि जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है चुनाव करवाने के लिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है तो करवाते क्यों नहीं? लिखिए खत, अमित शाह भी लिखे और मनोज सिन्हा साहब भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाए। और फिर उसके बाद 4 दिन के बाद, अभी 2 दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन का भी बयान आया कि जम्मू कश्मीर में वैक्यूम है, सरकार नहीं होने की वजह से, चुनाव नहीं होने की वजह से लोग मुश्किल में हैं। तो ये हमारी कामयाबी नहीं है तो और क्या है इद्रिस भाई? और पूरे मुल्क के मेंबर पार्लियामेंट, तमाम राजनीतिक दलों के पॉलिटिकल पार्टीज के मई महीने में जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, ये बड़ी छोटी कामयाबी है, मिशन स्टेटहुड की छोटी कामयाबी। और उसके बाद देखिए, चुनाव आयोग भी पहले बयान आया कि वैक्यूम है चुनाव नहीं होने की वजह से, अब तो कल का बयान है कि चुनाव आयोग, आपने अखबारों में पढ़ा कि चुनाव आयोग इसी महीने जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर जायजा लेने के लिए आ रहा है। हम उसमें भी ये कहेंगे कि जायजा नहीं साहब, चुनाव चाहिए हमें, चुनावों की तारीखें चाहिए, चुनावों का ऐलान करें कि आप असेंबली के चुनाव कब करवाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी बाहर खिसकने के बहाने ढूंढ रही है कि हम किस तरीके से बचें, क्योंकि वो तो 2024 और 25 से पहले चुनाव नहीं करवाना चाहते, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के ऊपर राजनीति कर रही है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह कर रही है कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली है, रोजगार है, लोग खुश हैं, जबकि ऐसी हकीकत नहीं है। और अगर वो जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएं अभी, तो वो हार जाएं, तो पूरे मुल्क को क्या दिखाएंगे? नंबर 2, एक मिनट मेरी बात पूरी हो लेने, और क्या दिखाएंगे वहां पे पूरे मुल्क को? और फिर उसके साथ साथ आप देखिए, चलिए आप पूछ लीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप जो सारी चीज़ें बता रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर को
खुद यहाँ के नेता जो उनके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे हैं कि एलजी साहब जो है भारतीय जनता पार्टी के रीजनल लीडर्स की भी नहीं सुनते ये हैं। हकीकत है। मतलब ये है कि क्या वो डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं, ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, या कि कोई ये लोगों को दिखाने के लिए कोई बहकावा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये देखिए ना, आप जम्मू कश्मीर को लूटने के लिए सारे के सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स बाहर से लाए जा रहे हैं। और आपको हाल ही में अभी रिपब्लिक डे था, 26 जनवरी थी, हमने बहिष्कार मिशन स्टेटहुड ने इसलिए किया था, नहीं जाएंगे हम सरकारी फंक्शनों में झंडा चढ़ाने के लिए। हम अपने स्तर के ऊपर हर घर घर में तिरंगा चढ़ाया और हमने कहा कि हम सरकारी प्रोग्रामों में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे बेरोजगार नौजवान सड़कों के ऊपर हैं, मुलाजिम सड़कों के ऊपर है, तनख्वाहें नहीं मिल रही, नौकरियां नहीं मिल रही, मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं लागू हो रहे, स्कैम हो रहे हैं, लिस्टें स्क्रैप हो रही हैं, फाइनेंस अकाउंट सब इंस्पेक्टर जेईस की लिस्टें, एपटेक जैसी कंपनीज धांधलियां कर रही हैं। हम नहीं जाएंगे इस प्रोग्राम। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों एट होम में नहीं गए, राज्यपाल साहब के राजभवन में? वो इसलिए नहीं गए इंद्रेश, क्योंकि ये लोग मांग कर रहे थे, हम मांग कर रहे थे कि बुलडोजर रोकिए, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे, इसलिए हम एट होम का बाइकाट किया था। लेकिन ये लोग इसलिए नहीं गए कि इनका कहना था कि उन लिस्टों में से जिनके घरों के ऊपर, जमीनों के ऊपर बुलडोजर चलाने हैं, हमारे नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के नामों को निकालें उस लिस्ट में से। दूसरा इनका इसलिए कहना था कि जो इनके लोगों ने गैर कानूनी कब्जे किए हुए हैं, जैसे नगरोटा में या जमीनें कब्जा किया हुआ है, उसके नाम निकालें। और तीसरा इनका यह भी कहना था कि जिन नेताओं ने कुंडियां लगा करके लाखों रुपए की बिजली का गबन किया हुआ है, उनका नाम भी उस लिस्ट से निकालें और उनकी बिजलियां नहीं कटें, और जो सरकारी बंगले हैं वो खाली नहीं करवाए जाएं। इसलिए उन्होंने बहिष्कार किया। और सबसे बड़ी बात तो ये हकीकत ये है कि ये जम्मू कश्मीर के नेताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी है, एलजी इनकी कदर नहीं करता है, हकीकत है ये। और दूसरा, एलजी बाहर के आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स को ला रहा है और जम्मू के जितने भी आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको जम्मू खुडे लाइन लगाया हुआ है, वो हम बर्दाश्त नहीं तो करेंगे। मैं आपसे यही तो जानने की कोशिश करूंगा ना कि जिनके साथ आपकी यारी है, जिनके साथ गले शले मिलते हो, सारा बारा पार्टी शार्टी होती है, तो फिर वो लोग अगर ये कह रहे हैं लोगों को कि हमारी भी एलजी के सामने नहीं चलती है, तो फिर ये जो शराब के ठेके आप कह रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें कह रहे हैं, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर के रीजनल इनके जितने भी लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, प्रोटेस्ट में क्यों नहीं देखे जा रहे हैं फिर? तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी इनके साथ पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अवाम आपके साथ है ना पीछे, वो तो यही सोच रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ भी साठ गांठ में। ये बात उनसे पूछिए ना, भारतीय जनता पार्टी ऐसा 365 में से कितने दिन है जम्मू कश्मीर के लोगों देख रहे हैं, मेरे दर्शक भी देख रहे हैं, कि नौजवान भी देख रहे हैं और अवाम भी देख रहे हैं कि मैं उनके ऊपर कभी प्रेस क्लब में, कभी हरी सिंह पार्क में, कभी सड़कों के ऊपर, कभी कौन सा दिन है ऐसा जब मैंने जम्मू के लोगों की आवाज नहीं उठाई, दरबार मूव के खिलाफ आवाज नहीं उठाई रोकने के ऊपर? भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके उस यार की बात कर रहा हूं जिनके साथ आप गले गले मिलते। ये रविंद्र रैना जी से पूछिए कि वो उन बच्चों के साथ क्यों नहीं बैठते, क्योंकि उसकी चलती नहीं है। उन रविंद्र रैना जी के वो उनकी हम बातों को संजीदगी से नहीं लेते हैं। वो इस तरीके के नेता हैं कि जैसे वो बस के अंदर वो जो कंगे बेचने वाले आते हैं ना, पेन बेचने वाले और कंगे बेचने वाले, और वो कहते हैं कि 1 रुपए के 2 कंगे और गंज फ्री। कहीं आपके यार नाराज ना हो जाए। नहीं, वो मेरा मित्र है, वो मेरी बात का बुरा नहीं मनाएंगे, मुझे मालूम है, लेकिन हकीकत है उनकी बात का, हम बेचारे हैं, वो फंस गए। और वही मैं कहूँगा कि आप ये सवाल ये उनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कविंदर गुप्ता जी से पूछिए, निर्मल सिंह जी से पूछिए, श्यामलाल शर्मा जी से पूछिए कि आप इन बेरोजगार नौजवानों के साथ, रविंद्र रैना जी, आप क्यों नहीं बैठते हैं आजकल? पिछले 1 महीने से जब से आपको फटकार पड़ी हुई है, आपका तो कोई बयान भी नहीं आ रहा। वैसे तो आप हर रोज़ इनके धरने प्रदर्शनों के ऊपर जाकर के भाषण प्रतियोगिताएं करते थे, तरह तरह की लच्छेदार बातें करते थे, कमेटी और खो खो का खेल खेलते थे। आजकल वो कमेटियाँ निकली नहीं क्या आपकी? यानी आप ये कह रहे हैं कि आज तक उन्होंने बहुत सारे झूठे वादे लोगों से किए, लेकिन अब जब एलजी की फटकार पड़ी तो चुप हो। ये आप नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को पूछिए, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स और पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को पूछिए, जब फायर एंड इमरजेंसीज के वो बच्चे जो पिछले 20 दिन से, जिनकी बात मैंने कल भी आल पार्टी इफ्तार पार्टी में, देखिए इफ्तार पार्टी में नेताओं के साथ उनकी बात करवाना, ये संजीदगी नहीं लगती है। और इफ्तार पार्टी में हमने दुआएं की कि हमारी रियासत वापस आए, हमारी जमहूरियत वापस आए, हमारी अवाम परेशान है। और उसमें ये भी बातें हुई कि एपटेक को कैसे निकाला जाए, चुनाव कैसे करवाए। और उसी मीटिंग में मैंने इन्हीं बच्चों की बातें
तमाम नेताओं से की, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात भी इनके साथ करवाई। तो ये संजीदगी नहीं है कि हमने इफ्तार पार्टी में पार्टी को छोड़ करके दुआएं और सजदा किया कि रहम कर खुदा, हमें अपने भगवान हम पे रहम करो, वाहे गुरु जी, जम्मू कश्मीर में खुशहाली लौटाओ। और हम तब तक नहीं रुकेंगे। चुनाव आयोग भी आ रहा है और चुनाव आयोग को भी हमने संदेश दे दिया है कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में आए, लेकिन चुनावों करवाने की तारीखों का ऐलान करके आए और इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। आने से क्या फायदा है? लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत के ऊपर ये जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं इधरेस करने देगी। और दूसरी बात, एक बात मैं मुबारक की अपने तमाम राजनीतिक दलों को कह दूंगा जो हमारे संगठन में है कि मुबारक है, आप कामयाब हुए। ऐसे पत्रकार ऐसे सवाल कर रहे हैं जिसका हकीकत के साथ कोई दूर दूर तक ताल्लुकात अब नहीं है। हकीकत है या नहीं है ये लोग फैसला करेंगे, हमारा काम था पूछना। ठीक है। क्योंकि आपने पूछ लिया। मैं आपसे ये आखिर पर एक ही सवाल आखिर एक पर करूंगा, सवाल का वक्त जवाब। काफी हो चुका है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, ये सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, चलिए ऑल पार्टी जो आप कह रहे हैं उनकी तो नहीं चलेगी, खैर, तो अगर उनकी नहीं चल रही है तो बीजेपी की नहीं चल रही है, आप कह रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो फिर आप मुझे बताइए, अगर एलजी डिक्टेटरशिप वाला राज कायम करना चाहते थे तो फिर बीजेपी की यूनियन मिनिस्ट्री उनको जम्मू कश्मीर में क्यों भेजती? अरे एलजी का कौन सा, एलजी को क्या इन बच्चों की प्रॉब्लम्स का पता नहीं है? अरे आपके प्रेस क्लब में 144 लगा दी, बच्चों को किसी को धरना प्रदर्शन नहीं करने देते, आपके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया और अब इतने गैर जिम्मेवाराना बयान दिया, आपके ऊपर लगान और जजिया लगाने के बाद बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार को टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। कैसी बेतुकी सी बातें करते हैं। एलजी साहब ये बात करते हैं कि आईफोन रखे हुए हैं लेकिन टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। ये कहाँ का, कितने लोगों के पास आईफोन है साहब? आपके आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के पास ये आईफोन्स हो सकते हैं लेकिन अवाम के पास नहीं है। और आपने हमें चोर ठहरा दिया कि आप हमें कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत सरकार को टैक्स नहीं देना चाहते। कौन सा जीएसटी, सीएसटी और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, गैस, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हर किस्म के टैक्स तो हम दे रहे हैं। कौन सा ऐसा टैक्स है? अब जम्मू कश्मीर के लोगों को आप नीलाम कराना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को, समाज को तो आप आ गई शराबियों का शहर बना रहे हैं। पैसा इकट्ठा करने के लिए तो शराब को, हमारे समाज को खराब कर रहे हैं। ये बातें मैं आपको बता दूं। और एलजी साहब को ये भी बता दूं मैं कि एलजी साहब, आपसे लोग खुश नहीं हैं। आप अपने कारोबार आप देखिए, आप जब से आए हुए हैं अवाम परेशान है, नौजवान परेशान है, किसी को इंसाफ नहीं मिला और ना किसी को आपने इंसाफ दिया है। आप गैर जिम्मेवाराना बयान दे देते हैं, आप ज्ञान का भंडार हैं। देखिए अभी हाल ही में कल 4 दिन पहले का बयान आया है एलजी साहब का। उन्होंने कहा कि फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। कैसा गैर जिम्मेवाराना बयान दे दिया, क्या ज़रूरत पड़ी आपको ये बयान देने? फिर उसके बाद कहते हैं कि कबीर दास जी, जिनके ऊपर सारे आप यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्स रिसर्च करते हैं उनके लाइफ के ऊपर, ये कबीर दास जी को ज्ञान के भंडार, एलजी साहब ने कहा कि वो पढ़े लिखे ही नहीं थे। और सचिन तेंदुलकर को कह दिया इसने मैट्रिक भी नहीं की हुई है। अरे साहब, आपके पास इतना ज्ञान है एलजी साहब, तो आप ज़रा रोशनी डालें कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितना पढ़े हुए हैं। हमें ये भी बता दीजिए वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ से वो पढ़े हुए हैं। क्योंकि अक्सर तो बच्चे जो आप लोग हैं, नौजवान हैं, वो यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हुए, लेकिन वो तो यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हुए हैं जिसका यूनिवर्सिटी का विक्ट्री की बजाय बी है, बी फॉर बॉम्बे है। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जम्मू हिंदुस्तान में जहाँ से वो पढ़ के निकले हुए हैं? कोई उनका क्लासमेट है, कोई स्कूल मेट है, कोई कॉलेज मेट है, कोई तो पढ़ा होगा, किसी के साथ तो इम्तिहान दिया होगा। खैर, ये ज्ञान का भंडार आपके पास होगा, आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। अब जो अहम बात है, हम कामयाब हैं, हम अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचेंगे और जम्मू कश्मीर को मौजूदा दौर के से निकालेंगे। और हमारे पास एक और बहुत बढ़िया फार्मूला है। आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो असेंबली के चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट के चुनाव हो, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो ग्रुप बना हुआ है, हमारे ग्रुप में से ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ असेंबली के चुनावों में पहले तो सफाया करेंगे, बीजेपी का क्लीन स्वीप करेंगी, और वो जो 5 पार्लियामेंट की सीटें हैं वो भी हम जीतेंगे। और मैं अब उन बी और सी टीमों से ये कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की बी और सी टीमें, वो समझ रहे हैं बात को कि कौन कौन सी बी और सी टीमें हैं, डी टीमें हैं। आप भी हमारे साथ आ जाओ, हमारे भी दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे साथ मिल जाओ ताकि हम अपनी रियासत तो बचा सकें, अपनी विरासत तो बचा सकें।
अपनी जमहूरियत तो बचा सकें। इसलिए बी सी टीमें बनने का कोई फ़ायदा नहीं, जबकि ए टीम का बुरा हाल है, उनको अवाम और नौजवान ठुकरा रहे हैं। तो आप हमारे साथ शामिल हो जाइए, ये बहुत बड़ा पैगाम है, संदेश है। और मैं सभी को, आप कह रहे थे बीजेपी के लिए कि मेरा याराना है, ठीक है, जो भी है, मैं उनको भी कहूंगा कि अगर आपके पास कोई रोड मैप है रियासत का दर्जा वापस देने का, स्पेशल स्टेटस 370 और इलाक की उन्होंने शर्तों, छीना, वो क्या देंगे आप? वही तो मैं कह रहा हूं ना, अगर आपके पास कोई सुझाव है इल्हाक की शर्तें वापस लाने का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा करके पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने के, भारत का हिस्सा बनाने का, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं। कोई दुश्मनी आपके साथ नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। और जो हमारा विरोध करते हैं ऑल पार्टीज का, उनका भी स्वागत है कि अगर अवाम और नौजवान के पास, आपके पास कोई मंसूबा है तो आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। बैठ के बातें करते हैं। विरोध करने से, नफरतें पैदा करने से, दिलों की दूरियां पैदा करने से जम्मू और कश्मीर में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब हम मोहब्बतें की पैदा करेंगे और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को करीब लाएंगे, और हो सका तो दिल्ली के साथ भी दिलों की दूरियां कम करेंगे। लेकिन दिल्ली की सरकार को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे सुनील डिम्पल जी। काफ़ी सारे सवालात इनसे किए जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल थे जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर के मसाइल के हवाले से। आपका इस पर क्या कहना है? देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।